नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेट स्टडी पे, जहां हम करवाते हैं टेट एग्ज़ाम की तैयारी। जैसे कि रीट हो गया, सीटेट हो गया, एमपी वर्ग 3 हो गया, सुपर टेट, यूपी टेट इत्यादि की। तो यहां पर मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, इसके हम 3 पार्ट बना चुके हैं 20-20 क्वेश्चन वाले, यानी कि अब तक 60 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और आपका बहुत ही अच्छा उसमें स्कोर रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और पार्ट 4 आज हम लेकर आए हैं, जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे और ये 61 से लेकर यहाँ पर 80 तक के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर से अपना स्कोर बताइएगा। यदि आप 15 से ऊपर स्कोर कर जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे वहाँ पर साइकोलॉजी में। और अगर इन क्वेश्चन को आपका PDF डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे ही PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। यदि आपने इसके पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 60 तक हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, केवल देख कर चले जाते हैं तो अच्छा नहीं होता है, वीडियो रैंक नहीं कर पाती हमारी। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। 61 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत से यदि आपको कुछ याद आता है तो बताइए कौन सा सिद्धांत है? सूझ का सिद्धांत है ये। ठीक है, जो कि कोहलर ने दिया है। यहाँ पर गेस्टोल्टवादी सिद्धांत की बात चल रही है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा आप। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बुद्धि, बी प्रत्यक्षीकरण, सी व्यक्तित्व और डी अनुभव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कारक जो है इससे संबंधित नहीं है। तो बुद्धि तो इससे अवश्य है, क्योंकि वहाँ पर बुद्धि की बात की गई है। प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है, प्रत्यक्षीकरण की तो खास बात की गई है वहाँ पर कि जब तक समस्या आपके प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं हो जाती है तब तक आपको सूझ नहीं पड़ेगी, तो ये भी सही है। वहाँ पर अनुभव की भी बात होती है, क्योंकि सीखना अनुभव के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? रॉबर्ट एम गेने के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ए अंतर्दृष्टि अधिगम, बी संकेत अधिगम, सी श्रृंखला अधिगम या डी शाब्दिक सहचर्य अधिगम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। तो आपको याद रखना है अच्छे से और एग्जाम में सही लगाकर आना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? ए शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षण विधि और डी पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर आंसर देना है, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा समय लेना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो 63 में सबसे अच्छा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षण विधि मनोविज्ञान का केंद्र होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का। क्योंकि शिक्षण विधि ही एक ऐसी प्रणाली कह सकते हैं पढ़ाने के लिए शिक्षक और बच्चों के बीच में, जिससे कि मान लीजिए ये पाठ्यक्रम है, ये बच्चे हैं और ये शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ तक ज्ञान हमें पहुँचाना है अगर शिक्षक को, तो किसी विधि के माध्यम से ही पहुँचाएगा जो कि बच्चे और पाठ्यक्रम के बीच में समायोजन उत्पन्न करती हुई। जैसे कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा हमारा कमज़ोर है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का अच्छे से चयन करते हुए बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। तो शिक्षण विधि यहाँ पर श्रेष्ठ होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 64 की ओर बढ़ते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं, यानी कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम का प्रभाव, बी परिवार का विघटन, सी शारीरिक दोष या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन का लेवल आसान है। बढ़ते हैं 65 की ओर। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, क्या होती है ये पूछा जा रहा है। ए प्रधानाचार्य की,
बी समुदाय की, सी स्वयं शिक्षक की, या डी विद्यार्थी की। यानी शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानाचार्य की, समुदाय की, स्वयं शिक्षक की होती है या विद्यार्थी की होती है? ये आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। शिक्षक के समायोजन की जिम्मेदारी स्वयं शिक्षक की ही होती है, वहाँ पर उसका समायोजन करने कोई और आने वाला नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको राइट लगाना है। बढ़ते हैं 66 की ओर। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। किस प्रकार से शिक्षा देता है? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, या जानबूझकर, या नियमित रूप से? सोच समझकर आपको आंसर देना है। मैं यहाँ पर इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। यहाँ पर अनौपचारिक रूप से परिवार बच्चे को निम्न शिक्षा देता है। ठीक है। 67 देखिए आप। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गेने, बी ब्रूनर, सी टोलमैन, या डी थार्नडाइक। ये श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत किसका है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको पता है कि रॉबर्ट एम गेने का ये सिद्धांत है, श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। ठीक है। 68 की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको मेंशन किया है। ऑप्शन नंबर ए क्या ये स्किनर ने दिया है, बी गिलफोर्ड, सी पियाजे, या डी बर्ट? तो यहाँ पर 68 में आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कथन पियाजे ने कहा है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, और ये पियाजे इसमें सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 69 देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? संवेगात्मक बुद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपको इसका आंसर देखिए। हार्वर्ड गार्डनर, बी डेनियल गोलमैन, सी जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर 69 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सभी ने संवेगात्मक बुद्धि के रूप में काम किया है। ठीक है। केवल एक व्यक्ति या इसके कोई जनक हैं तो उनका नाम यहाँ पर आप नहीं ले सकते, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि पर काम करने की बात पूछी गई है, वहाँ पर उसके जनक नहीं पूछे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगाकर आपको आना है। 70 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। ठीक है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो जो नाम प्रयुक्त किए हैं वो अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। प्रयुक्त किया जाने वाला नाम नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है। प्रयुक्त न किया जाने वाला नाम पूछा जा रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर चाहते हैं आपसे कि आपको पूरे सिद्धांत को अच्छे से याद करना है, ताकि आप उनमें से 3 ऑप्शन को गलत कर सकें और सिर्फ वही ऑप्शन छांट सके जो नहीं किया है प्रयुक्त। यानी कि आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जाम अब आजकल। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। पियाजे का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन नंबर ए उदात्तीकरण, बी आत्मीकरण, सी संगठन, या डी स्कीमा। स्कीमा तो आपको अच्छे से पता होगा, पियाजे ने जरूर इसको प्रयोग में लिया है। तो ऑप्शन नंबर 70 में क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। वहाँ पर पियाजे ने उदात्तीकरण शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लगाकर आना है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? यानी कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या अवस्था कहा है, कैसी अवस्था कहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम। ए सुखद, बी तूफानी एवं तनावपूर्ण, सी संवेगात्मक, या डी कल्पनात्मक। तो यहाँ पर 71 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आप में से कईयों ने इसे सही भी किया होगा, क्योंकि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव की अवस्था या खतरों की अवस्था, तूफानी अवस्था इत्यादि नाम दिए हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है। श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो यहाँ पर ये 2 तो मुझे गलत लग रहे हैं। तीसरा है समस्या समाधान अधिगम या
अनुकूलित प्रतिवर्ती अधिगम। आप में से कईयों को पता भी लग गया होगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कोई भी अध्ययन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता कि आप उससे समस्या का समाधान कर लें, या समस्या समाधान के लिए सीखा गया अधिगम हमेशा ही सबसे उच्चतम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। 73 आप देखिए, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, या स्वयं उन पर आचरण करे, या महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए, या देवी देवताओं की बात करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो सरासर गलत हो जाते हैं, आपको भी पता लग गया होगा। तो 73 में आप देखिए कि ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा राइट लगता है ऑप्शन नंबर ए से भी, कि मूल्यों की बात करें लेकिन स्वयं उन पर आचरण करना और भी ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर लगता है। अगर वो स्वयं भी ऐसा ही आचरण करेगा तो बच्चे उन्हीं नैतिक मूल्यों को अध्यापक के आचरण को देखकर भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए संवेगों को पहचानने की क्षमता, बी संवेगों को समझने की क्षमता, सी संवेगों पर नियंत्रण रखना, या डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 74 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर सभी सही लगते हैं, तो यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि से ये तीनों तात्पर्य सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण में प्रशिक्षण, बी अंतर्जात योग्यताएं, सी अनुकरण तथा पुनर्बलन, या डी परिपक्वन। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुकरण तथा पुनर्बलन, क्योंकि यहाँ पर BF स्किनर की बात की जा रही है तो उन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आपको पता ही होगा, नहीं भी आपने देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उस सिद्धांत में पुनर्बलन और अनुकरण की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन नंबर ए संगी साथियों के साथ रखा जाए, बिल्कुल सही बात है। बी व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, ये भी अच्छा है। सी बाल कारागार में भेजा जाए, ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर किए जा सकते हैं किशोर उपचार के हेतु। यहाँ पर 76 में डी आंसर आपको लगाकर आना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, विशिष्ट क्षमता होनी चाहिए किसी कार्य को करने की, तो उस योग्यता को, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? ए अभिवृत्ति, बी अभियोग्यता, सी अभिरुचि, या डी अभिधारणा। तो यहाँ पर 77 में देखिए आप कि विशिष्ट क्षमता किसी कार्य को करने की यदि किसी में होगी तो वह योग्यता ज़्यादा सही लगती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस PDF के नीचे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो ज़रूर से टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 78 की ओर। किशोरावस्था में व्यवहार में मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था में? ठीक है, ए संगी साथियों का, बी शिक्षक का, सी माता पिता का, या डी चलचित्रों का। आप सभी को वैसे भी पता चल गया होगा, आप सभी किशोरावस्था से निकले हुए बच्चे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ पर संगी साथियों का किशोरावस्था की एज में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। हम साथियों के साथ घूमना फिरना, उनकी मनोवृत्ति को धारण करना, या सभी की सोच का एक जैसा होना, ठीक है, स्वाभाविक है किशोरावस्था में। 79 को देखिए। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। ए बौद्धिक क्षमता, बी आध्यात्मिक क्षमता, सी संवेगिक बुद्धि, या डी अभिक्षमता। तो यहाँ पर 79 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर संवेगिक बुद्धि इसका सही आंसर है। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने के लिए संवेग एक जैसे रखने होंगे हमें, या फिर भावों का एक जैसा, विचारों का एक जैसा मिलना आसानी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं इस सीरीज़ के आखिरी क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 80, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षण, बी संप्रेषण, सी सूचना या डी अधिगम। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इसका आंसर बी है। यहाँ पर संप्रेषण हो रहा है। एक प्रकार से हम इसे भाषा भी कह सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम तथ्य, विचार, अभिमत और संवेग सभी हमारे आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरों के साथ, और उसे संप्रेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ पर इस पीडीएफ में नीचे मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर आंसर भी डाले हुए हैं, तो आप इसे ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर इसे डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।